नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा की तैयारी इस चैनल के द्वारा करवाई जा रही है। हमने हिंदी विषय को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध कराई गई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा कोर्स 1 और कोर्स 2 जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 75 अंकों के यहाँ से प्रश्न आएंगे आपके लिए और 3 घंटे की इनकी परीक्षा होगी, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम अब कोर्स 1 यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान की वीडियोस आपको उपलब्ध कराएंगे। एनआईयूएस ने पूरा सिलेबस, पूरा नोट जारी कर दिया है और उसी पर आधारित वीडियोस प्रतिदिन आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। आप अगर बीएड शिक्षक हैं और प्राथमिक में नौकरी कर रहे हैं तो आपको ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करना है। ब्रिज कोर्स में कोर्स 1 जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वह कुल मिलाकर 4 यूनिट में बटा हुआ है। तो हम आज चर्चा करेंगे कोर्स 1 की। आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहती है कि जो बीएड शिक्षक हैं उन तक वीडियोस को शेयर कर दिया करिए, ताकि सही सी चीज़ें उनके पास पहुंचे। और हम लगातार बहुत मेहनत से ये कंटेंट आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। हालांकि अपेक्षित व्यूज नहीं रहते हैं, लेकिन प्रयास रहता है कि शिक्षकों के लिए बेहतर कंटेंट जो है उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो जो आपका कोर्स 1 है चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, वो 75 अंक का है। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, 3 घंटे की परीक्षा होगी। इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं और जैसा कि एनआईयूएस ने कहा है कि लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय सभी प्रकार के प्रश्न रहेंगे। कोर्स 3, 4, 5, 6 में मात्र 25-25 अंकों की परीक्षा होगी, 1-1 घंटे की, तो वो तो आसान है। लेकिन 1 और 2 जो है थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, इसलिए आपको इसमें अपनी समझ को बनाना हो। और हम जो आपके साथ चर्चा करेंगे वैसा नहीं है कि लेक्चर नहीं होगा, बल्कि एक संवाद होगा। एक बेहतर तरीके से ऐसी चीज़ें, ऐसी नोट्स के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो हमने जैसा कि कहा कि आपका जो कोर्स 1 है वो 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। 4 यूनिट्स हैं और उसमें सबसे पहले है बचपन। क्योंकि बीएड शिक्षकों को प्राथमिक में टीचिंग करनी है, वैसे तो वे 4 साल से कर ही रहे हैं, लेकिन जो गाइडलाइन है एनआईयूएस का और इनका एनसीटी का, उन्हें मुख्य रूप से कक्षा 1 से 5 तक की ट्रेनिंग देनी, उस पर आधारित ही आपका यह अध्ययन होगा। ठीक है, तो बाल विकास के सिद्धांत एक प्रकार से आप समझ लीजिए 4 पार्ट में बटा हुआ है। अधिगम की प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस और समावेशी कक्षा कक्ष, इन 4 यूनिट्स में आपका पूरा कोर्स 1 जो है बटा हुआ है। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं सर? तो ये कुल मिलाकर जो आपको 9 अध्याय दिखाई दे रहे हैं, ये आपको कोर्स 1 में बाल विकास में पढ़ने हैं। पहला अध्याय है बचपन की समझ, हमें विकसित करनी है। बचपन और समाजीकरण क्या है, इसे देखना है दूसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय जो कि काफी डिफिकल्ट लगता है शिक्षकों को, स्व की अवधारणा, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, यानी कि भारतीय संदर्भ में स्व की अवधारणा क्या है उसे समझना है। ये थोड़ा नया है इसलिए डिफिकल्ट लगता है। जब आप शिक्षा शास्त्र पढ़ते रहे होंगे या जब आपने बीएड किया होगा तो ये सब कुछ पढ़ा होगा, ये स्व की अवधारणा नहीं पढ़ी होगी, उस समय नहीं था। ये नया आया है इसलिए कठिन लगता है, लेकिन हम उसको भी बहुत आसानी से, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियोस भी बनाई है, लेकिन उसमें क्या किया, एनआईयूएस का पूरा नोट नहीं था तो कुछ चीजें छूट गई हैं। इसलिए हम अब जो बताएंगे आपको पूरा एक्यूरेट 100% रहेगा, कुछ भी उसमें मिसिंग नहीं रहेगा। विकास पढ़ना है आपको, डेवलपमेंट, उसके बाद खेल व विकास। अब खेल क्यों? क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में प्री प्राइमरी आप देख रहे हैं, आंगनबाड़ी जिसको कनेक्ट कर दिया गया है हमारे विद्यालयों से, और फाउंडेशनल प्रिपरेटरी स्टेज जो है उसमें ज्यादातर खेल आधारित शिक्षा ही मुख्य जोर दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2020 में। तो इसलिए खेल और उसका विकास, खेल से विकास को कनेक्ट करते हुए हमें चलना है। संप्रत्य निर्माण, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हमें पढ़ना है। अधिगम के सिद्धांत जानने हैं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का अधिगम किस प्रकार से हो और शिक्षार्थी अनुकूल वातावरण हमें अपने कक्षा में किस प्रकार से बनाना है। हमें इन 9 अध्याय का विस्तृत अध्ययन करना है सर। ठीक है, जैसा कि हमने आपको यहाँ बता दिया कि मूल्यांकन इसका सत्र के अंत में लिखित परीक्षा से होगा। 75 अंक का पूर्णांक है, समय 3 घंटे रहेंगे। ठीक है, इसमें आपको इतना अध्ययन करना है। अब हम पहले अध्याय पर सर आए, जो बचपन की समझ है। इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले बचपन को जानना है। ये इन बिंदुओं पर चर्चा करनी है। हर अध्याय से हम 4 से 5 वीडियोज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उसमें उसी के आधार पर, मतलब जो अध्याय में, जैसे ये अध्याय 1 को हमने 5 भाग में समझ लीजिए बांट दिया है। हम अब इन 5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बचपन को पहले समझेंगे, बचपन की अवधारणा को समझेंगे। उसके बाद बचपन की मध्यकालीन अवधारणा, यानी कि मध्यकालीन युग में बचपन को किस प्रकार से कैसा समझा जाता था उसे समझेंगे।
वर्तमान अवधारणा क्या है बचपन की, हम इसे समझेंगे। हमारे समाज में अलग अलग प्रकार के बचपन देखने को मिलते हैं, है ना, हम उसे जानेंगे। और बचपन लिंग के संदर्भ में हम ये देखेंगे, क्योंकि बचपन पर लिंग का भी एक बहुत गहरा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बचपन और डिजिटल संसार किस प्रकार से डिवाइड हो जाता है बच्चों के बीच में, हम इसे जानेंगे। तो सर, अध्याय 1 में आपको इन 5 बिंदुओं पर चर्चा करनी है, और आज की इस वीडियो में हम पहले महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी कि जो बचपन का परिचय और उसके अंतर्गत और अन्य कुछ बिंदु हैं, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल के द्वारा जो कंटेंट है उसको प्रतिदिन देखें, यही आपसे रिक्वेस्ट है। और अब सबसे पहले चर्चा होगी, क्या बचपन हर बच्चे के लिए एक जैसा होता है। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने अगर हम ये रखें, तो आप ये देखेंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉन्वेंट स्कूलों में बसों से जा रहे होते हैं, जिनके माता पिता अमीर होते हैं। ठीक है, उनको हर प्रकार की सुविधाएं घर पर मिलती हैं, होम ट्यूशन लगा दिया गया, घर पर अध्यापक आकर पढ़ा रहे हैं, लैपटॉप लेकर बैठे हैं या टैबलेट के साथ पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता या पिता मजदूर हैं, माता खेती में लगी रहती हैं। ठीक है, मजदूरी करके किसी तरह से घर का पालन पोषण, घर का पेट सबका भर जाता है, लेकिन उसमें भी बच्चे को अपने पिता का साथ देना पड़ता है। कभी कभी दुकान पर बैठना होता है, उसने कभी मोबाइल नहीं देखा। ठीक, मोबाइल कभी उसने नहीं देखा, वो छोटी वाली मोबाइल उसके घर में है, किसी प्रकार से बातचीत कभी कभार हो जाता है। तो वो एक बच्चा बचपन जी रहा है, और एक बच्चा जिसके माता पिता बहुत अमीर हैं, बड़े घर का लड़का है, और उसके पास सारी सुविधाएं हैं, वह कार में घूमता है। ठीक है, एक डॉगी को लेकर पीछे वाली सीट पर बैठकर, एक ड्राइवर है, उसको स्कूल लेकर जाता है, छोड़ता है, लेकर आता है। ठीक, तो ये तो बहुत अमीर हो गया है, एक मिडिल क्लास भी है। तो आप अगर देखेंगे तो यहां पर बच्चा जो बचपन जी रहा है उसमें अंतर दिखाई देता साफ साफ। तो ये बात जो इन्होंने पूछी कि क्या बचपन हर बच्चे के लिए एक जैसा होता है, नहीं, हर बच्चे के लिए एक जैसा नहीं होता है। हम लोग अगर भारत में रहते हैं, तो हम लोग जब कभी स्टेशन पर सफर करने जाते हैं, तो हम ऐसा बचपन भी देखते हैं जो हमारा पीछे कपड़ा पकड़कर हमसे कपड़ा पकड़ के खींचता है, और जब हम पीछे देखते हैं तो हाथ फैला देता है। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा। वो अभी बच्चा एक बचपन जी रहा है, वो बच्चा भीख मांगता है स्टेशन पर। हालांकि इसके खिलाफ कई कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं बड़े बड़े स्टेशनों पर आप जाएं तो इस प्रकार के बच्चे देखने को मिल जाते हैं। वे भी बचपन जी ही रहे हैं। तो क्या उनका बचपन और एक शहरी क्षेत्र में विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाला एक बच्चा, उसका बचपन क्या एक है? नहीं। तो यह स्पष्ट है कि बचपन एक जैसा नहीं होता है। बचपन को लेकर हम ये सोचते हैं कि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक का जो समय होता है उसको ही हम बचपन कहते हैं। ठीक है, जब बच्चा जन्म के बाद से जब तक किशोर ना हो जाए। दुनिया के सभी बच्चों का बचपन लगभग एक जैसा होता है, हम ये सोचते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने कहा ना कि ऐसा कहाँ दिख रहा है आपको, सभी बच्चों का बचपन अलग अलग प्रकार से हो सकता है, अलग अलग उसमें प्रभाव पड़ता है सामाजिक पृष्ठभूमि का। हो सकता है कि एक बच्चे के माता पिता बहुत उससे प्यार करते हैं, उसके साथ बहुत कनेक्ट होकर रहते हैं। ठीक है, बच्चा अपने दिल की बात अपने माता पिता से कहता है, उसको सपोर्ट मिलता है, तो उसका बचपन कुछ अलग हो जाएगा। एक ऐसा बच्चा है जिसके पिता बाहर रहते हैं, माता अकेले घर पर रहती हैं, और बहुत ज्यादा वो अपने काम में व्यस्त रहती हैं, अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देती हैं, तो वो भी एक बचपन है। वो बच्चे को बोलने वाला कोई नहीं मिलता है। ठीक, तो ये अलग बचपन हो गया, स्पष्ट है। तो बचपन के बारे में क्या ये कह सकते हैं कि केवल प्राकृतिक अवस्था है, यानी हमारे बच्चे एक उम्र तक ही, जैसे हम मानते हैं कि 12-13 साल तक बच्चा है, किशोरावस्था तक जब तक ना एंट्री कर ले, तो उस दौरान जो उसकी शारीरिक अवस्था है, क्या उसी आधार पर हम सिर्फ बचपन कह दें कि हाँ ये बच्चे का बचपन है? आप बताइए, क्या ये संभव है या ये सही है? नहीं। केवल शारीरिक अवस्था के आधार पर प्राकृतिक रूप से हम ये नहीं कह सकते कि वो बच्चा बचपन है या बचपन के अंतर्गत है। नहीं, उस पर और भी बहुत सी चीजों का प्रभाव पड़ता है। जैसे बच्चे किस समाज में रहते हैं, वहां का इतिहास कैसा है, संस्कृति कैसी है, बच्चे का परिवार कैसा है, बच्चे की आर्थिक स्थिति कैसी है, माता पिता गरीब हैं, अमीर हैं, बहुत हायर क्लास के हैं, या समय। तो समय, जैसे हमारा बचपन आज अगर आप देखें, जैसे समय का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। आज के 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले जब हम बच्चे हुआ करते थे, तो हमारा बचपन कैसे बीता है, आप उसको सोच लीजिए। और आज एक बच्चा एआई के युग में जी रहा है, उसका बचपन कैसे बीत रहा है। आज हमारे पहले के समय में हमारा बचपन, जब हमारे पास पर्याप्त जगह होता था तो हम खेलने कूदने में, शारीरिक गतिविधियों में अधिक भाग लेते थे। आज का बच्चा अपने घर में रहता है, शहरों में देखेंगे जगह की बिल्कुल कमी हो गई है। उसके पास खेलने के लिए ढंग से पार्क नहीं उपलब्ध हो पाता। एक छोटा सा पार्क होता है, उसमें हम इतने बच्चे खेलते हैं कि उनको ठीक से खेलने की जगह नहीं मिलती। आपने देखा होगा,
तो समय का प्रभाव भी पड़ गया। आज के 20-30 साल पहले का बचपन कैसा है, आज का बचपन कैसा है, बहुत बड़ा अंतर है। तो समय का, आर्थिक स्थिति का, परिवार, संस्कृति आदि का प्रभाव स्पष्ट रूप से बच्चे के बचपन पर पड़ता है। ये आप समझ रहे हैं सर? आज हम जिस प्रकार बचपन को समझते हैं कि बच्चे को पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए, उस पर काम का बोझ नहीं होना चाहिए, यह सोच हमेशा से नहीं थी। यह सोच हमेशा नहीं थी। पहले के समय में बच्चे को एक्चुअली वयस्क के जैसा ही समझा जाता था, छोटा वयस्क माना जाता था। मध्य यूरोप में ऐसा देखने को मिला और हमारे यहाँ भी कि बच्चे, ऐसे बाद में ये लगा दिया गया कि हाँ इतने साल से कम उम्र का बच्चा रहेगा तो वो बाल श्रम हो जाएगा, नहीं करवा सकते आप। सरकार ने एक लिमिटेशन लगा दी। आज के समय में ये सुधार हुआ है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ऐसे प्रकार के जब कानून नहीं थे तो बच्चा भी एक प्रकार से वयस्क के जैसा ही समझा जाता था, वो छोटा माना जाता था, उसको छोटा वयस्क माना जाता था, मिनी एडल्ट कहा जाता था। ठीक है साहब? तो पहले के समय में जैसा कि इन्होंने यही कहा कि बच्चे को कैसे देखा जाता था, तो पुराने समय में जैसे कृषि प्रधान समाजों में बच्चों को अक्सर छोटे वयस्क मिनिएचर एडल्ट की तरह देखा जाता था। जैसे बड़े लोग काम करते हैं वैसे बच्चे भी परिवार के कामों में हाथ बटाते हैं। जैसे खेतों में काम करना, पशुओं की देखभाल करते थे, छोटे भाई बहनों को संभालने का काम करते थे और बच्चे घर के काम करते थे। इस प्रकार से उस समय बच्चों और बड़ों के बीच में आज की तरह स्पष्ट अंतर नहीं था। आज तो बिल्कुल स्पष्ट है। आज तो हमारे संविधान में उल्लिखित है कि 6 साल 14 साल तक के बच्चे को अनिवार्य रूप से पढ़ाइए, यह मूल अधिकार है उस बच्चे का। तो ये तो एक कानूनी बाध्यता हो गई है ना बच्चे के, अभिभावक के लिए भी, बच्चे के लिए भी, तो हमारे हर व्यक्ति के लिए। तो इस प्रकार से पहले नहीं था, ये आप जानते हैं। तो समय के साथ परिस्थितियां बदली। आधुनिक समय में क्या है, आज औपचारिक शिक्षाओं के बल पर बाल अधिकार वगैरह लगा दिए गए कानून और मानवाधिकार का विकास हुआ। तब समाज ने यह समझना शुरू किया कि बच्चा वयस्क नहीं है। ठीक है, बच्चा एक वयस्क नहीं है, उसकी अपनी अलग आवश्यकता है, ठीक, और विकास की अवस्था है। आज पियाजे ने कहा ना कि सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष की अवस्था तक। अब पियाजे ने जब ये बात नहीं कही होगी उस समय कैसे समझा जा रहा होगा। अब उन्होंने अलग अलग 0 से 2 वर्ष तक कह दिया सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, 2 वर्ष से 7 वर्ष को डिवाइड कर दिया, 7 वर्ष से 11 वर्ष को डिवाइड कर दिया। प्री मोलर स्टेज कहते हैं उसको। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट स्टेज कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार से बांट दिया गया बच्चे के विकास की अवस्था के आधार पर कि 0 से 2 वर्ष में बच्चा ज्यादा अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज करता है तो सेंसरी मोटर स्टेज, फिर कंक्रीट, इस प्रकार से बच्चा उसको अपने दिमाग में बनाता है छवि, तो कंक्रीट स्टेज में आगे ले जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। आपने अलग तो अभी आधुनिक समय में यह अवधारणा विकसित की गई कि बच्चा वयस्क नहीं है, उसकी अपनी अलग आवश्यकता है और उसके विकास की अलग अलग अवस्था होती है, जिस पर अभी हमने थोड़ी सी चर्चा की है। आगे हम उसको पढ़ेंगे वो बेहतर तरीके से। इसलिए आज बचपन को जीवन की एक ऐसी अवस्था माना जाता है जिसमें बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, है ना, अनिवार्य रूप से खेलने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। हम जब विद्यालय में पढ़ा रहे होते हैं तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि बच्चा आ रहा तो दिन भर पढ़े ही। बच्चे को खेलना भी हमें कराना है ना, बच्चे को खेलने का मौका दें, बच्चे को शिक्षा दें, सुरक्षा मिलनी चाहिए बच्चे को। ये शिक्षक को भी करना है कि बच्चा आपके साथ स्वयं को सुरक्षित महसूस करे, है ना, सुरक्षा मिलनी चाहिए, प्रेम और देखभाल मिलना चाहिए, अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिले। ये सारे हमें अपनी कक्षा में भी लागू करने, इसको समझिएगा, क्योंकि ये हमारे आज की अवधारणा है बचपन को लेकर। और उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। क्या हमारे विद्यालय में सब चीजें मिलती हैं? बिल्कुल मिलती हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, प्रेम और देखभाल होता है शिक्षक के द्वारा भी। अपने विचार व्यक्त करने का हम अवसर दें बच्चों को, है ना, बोलने का मौका दें। इस प्रकार आधुनिक समय में बचपन को सीखने, आधुनिक समाज में बचपन को सीखने, खेलने और विकास करने का एक विशेष और संरक्षित समय माना जाता है। जैसे हमने कहा ना कि बच्चा 3 वर्ष से 6 वर्ष तक आंगनबाड़ी में पढ़ेगा, प्री प्राइमरी में 6 वर्ष में हो जाएगा तो वो कक्षा 1 में एडमिशन लेगा, फिर 2 में ये फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर खेल आधारित, अनुभव आधारित शिक्षा पर हमें जोर देना है। ठीक है, ये नहीं कि बच्चे से हम पूरी तरह से लगे लिखवाने, चलो इसको लिखो, बच्चे आ नहीं रहा, मार मार के लिखवाने, नहीं, ये सब बिल्कुल बैन कर दिया गया है। हम जानते हैं अध्यापक को मारना नहीं होता, पीटना नहीं होता है बच्चे को। क्या सभी बच्चों का बचपन एक जैसा होता है? हमने अभी इस पर चर्चा की थी, नहीं। भारत में प्रत्येक बच्चे का बचपन अलग अलग हो सकता है। ठीक, ये आप सभी जानते हैं, आपने देखा भी होगा। और हम लोग का भी बचपन अलग अलग प्रकार से गुजरा होगा। सबका बचपन एक जैसा नहीं था। किसी बच्चे के जीवन पर कई बातें प्रभाव डालती हैं, आप सभी जानते हैं सर। जैसे परिवार की आर्थिक स्थिति। अब यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है ना, यहां से जैसे आप चर्चा कर रहे हैं, जो इन सब से प्रश्न बन सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव बन सकते हैं, लॉन्ग आंसर जिसको कह सकते हैं आप, 200 अंक के, 200 शब्द के, 300 शब्द के बन सकते हैं। आपको ये सब लिखना होगा। जैसे बच्चे
कि बचपन पर परिवार की आर्थिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। अगर अभिभावक बहुत गरीब हैं तो अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा नहीं दिला पाते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि कॉन्वेंट स्कूलों में जिसके पास थोड़ा सा पैसा हो जाता है, जिसे कहते हैं ना लोग, थोड़ा सा पैसा हो जाता है तो चला भेज देता है प्राइवेट स्कूलों में। उसको ऐसा लगता है कि प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा बेहतर पढ़ाई होती है, ठीक है। और फिर हम देखते हैं जो बच्चे बहुत गरीब मजदूर तबके से आते हैं वो ज़्यादातर हमें सरकारी विद्यालयों में दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके पास एक ये भी होती है, चलो विद्यालय में जा रहा है तो कम से कम एक वक्त का भोजन भी बच्चे को मिल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से प्रभावित करती है बचपन को, आप समझ रहे हैं सब। इसके अलावा संस्कृति है, लिंग है, गांव या शहर में रहने का स्थान है। अब कोई बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में है तो उसका बचपन अलग से प्रकार से बीतेगा, और शहर में रहने वाला बच्चा लैपटॉप और वहाँ पर बढ़िया नेटवर्क है, मोबाइल से यूज़ कर रहा है और उसके पास छोटा सा पार्क है, वहाँ पर वो खेलता है। गाँव में रहने वाला बच्चा खेती कर रहा है, खेती को सीख रहा है, ठीक है, कृषि प्रधान देश हमारा है। और उसके बाद बच्चा पर्याप्त जगह है खेलने के लिए, बच्चा अपने दोस्तों के साथ गांव में खेलता है, कूदता है, तो उसकी अलग प्रकार की गतिविधि हो रही है, ठीक है। उसे ज़्यादा इंटरनेट से मतलब नहीं रहता है, वो खेल सारी गतिविधियों में ज़्यादा भाग लेता है। लेकिन शहरी क्षेत्र का रहने वाला बच्चा वो ज़्यादातर अपने विद्यालय से आने के बाद ट्यूशन पढ़ने लगता है, उसके बाद मोबाइल में क्लासेस वगैरह ले सकता है। मतलब आप देख रहे हैं किस प्रकार से दोनों में अंतर साफ साफ दिखाई देता है। वो यही कह रहे हैं, शिक्षा की उपलब्धता भी होती है, तकनीक की उपलब्धता। जैसे मैंने कहा कुछ बच्चों के पास, जैसे शहरी क्षेत्र में रहने वाले बच्चे को हो सकता है कि तकनीकी भी बेहतर मिले और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चे को तकनीकी न मिल पाए, नेटवर्क नहीं रहे। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं हो पाता है, हालांकि नेटवर्क रहे भी तो भी हो सकता है समस्या। बच्चे को तकनीकी हो सकता है कि फाइनेंशियली वो ना उतना स्ट्रांग हो, उसके पिताजी उतने स्ट्रांग ना हो, नहीं दिला पा रहे हो, तो ये बहुत से कारक है। इसलिए हमें यह नहीं कहना चाहिए कि केवल एक प्रकार का बचपन होना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं देयर आर मल्टीपल चाइल्डहुड, इसलिए हमारे पास अलग अलग प्रकार से बचपन है, अलग अलग प्रकार के। तो बचपन भारत में अलग अलग प्रकार के हैं, तो इसको आपने यहाँ पर समझने का प्रयास किया, ठीक है। अब आर्थिक स्थिति और बचपन, जैसे अब यहाँ पर देखिए 3 बच्चे हैं। पहला बच्चा एक संपन्न परिवार से है। अब जब बच्चा संपन्न परिवार से, उसके माता पिता अमीर है, तो बच्चे को अच्छा निजी विद्यालय मिलेगा पढ़ने को, अच्छा घर मिलेगा, ठीक। उसके माता पिता उसके भोजन पर विशेष ध्यान देंगे, पौष्टिक भोजन मिलेगा, डिजिटल उपकरण मिल गया बच्चे को, मोबाइल मिल गया, टैबलेट वगैरह मिल गया, कंप्यूटर वगैरह के सारे बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, ट्यूशन बच्चे को लगा दिया गया, खेल कूद है, अन्य गतिविधियों के अवसर है। बच्चा स्कूल से आने के बाद उसका क्रिकेट वाले में भी दाखिला करा दिया, बच्चा 1 घंटा क्रिकेट खेलने भी जाता है। माता पिता अच्छे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, इनका बचपन अपेक्षाकृत सुविधाजनक होगा। दूसरा बच्चा मध्यम वर्गीय परिवार से, इस बच्चे को शिक्षा की सुविधा मिलती है, लेकिन उसके सामने कुछ अलग प्रकार की चुनौतियां हैं, जैसे परीक्षा में अच्छे अंक लाने का दबाव है, माता पिता की अपेक्षाएं ज्यादा होंगी अपने बच्चों से, क्योंकि माता पिता मिडिल क्लास के हैं तो वो सोचेंगे कि मेरा बच्चा बहुत आगे निकल जाए, ठीक। जो हमने झेला वो हमारे बच्चे न झेले, ऐसा अभिभावक कहते हैं ये बात। अच्छे करियर की चिंता होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने का दबाव होता है, अर्थात सुविधाएं होने के बावजूद बच्चे के ऊपर मानसिक दबाव बन सकता है, ठीक है। तो ये मिडिल क्लास फैमिली है, उसका बच्चा है। और तीसरा बच्चा बिल्कुल गरीब परिवार से है, इस बच्चे को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। स्कूल तक पहुंचने में देरी हो सकती है, स्कूल तक पहुंचने में समस्या हो सकती है, बच्चा नहीं पहुंच पाता है विद्यालय, आर्थिक अभाव है, बच्चे को मजदूरी करना पड़ता है, अपने पिता के साथ काम करना पड़ता है खेत में, पढ़ाई छोड़ने की स्थिति हो सकती है, कम उम्र में परिवार की जिम्मेदारी वगैरह हो सकती है। इस प्रकार की परिस्थितियां भी होती हैं। तो आपने 3 प्रकार के बच्चों को देखा। इस प्रकार तीनों बच्चों की उम्र समान है, लेकिन उनका बचपन समान नहीं है। यही है मल्टीपल चाइल्डहुड, यानी अलग अलग प्रकार का बचपन, ठीक है। ये अगर आपसे पूछ दिया गया मल्टीपल चाइल्डहुड की अवधारणा क्या है, तो आप इस प्रकार से बस उदाहरण लेकर अगर स्पष्ट कर देना सर, तो इतने में काम हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है लिंग का बचपन पर प्रभाव। लिंग का इतना बड़ा प्रभाव बचपन पर पड़ता है, आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा, बचपन में भी हम लोगों ने देखा होगा कि जब पुरुष प्रधान हमारा देश है तो जो कार्य पुरुष करते हैं उनको एक प्रकार से बटे हुए हैं, ठीक है। आप आज की एनसीईआरटी बुक्स को अगर आप 5-5-10 साल पुरानी बुक्स को देख लें, उसमें भी यही दिखाई देता है कि ज्यादातर पुरुष प्रधान चीजें दिखाई देती हैं। एनसीईआरटी ने इसको देखा, एनसीईआरटी ने कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर कि अब अधिक से अधिक, अब आप देखेंगे हमारी पुस्तकों में भी महिलाओं को, लड़कियों को शामिल किया जा रहा है। नहीं तो ज्यादातर उदाहरण ज्यादातर पुरुषों को ही दिखाया जाता था। कोई एक बच्चा है, वो उसको खेलने की, घूमने की ज्यादा आजादी रहती है, लड़की को घूमने खेलने की आजादी कम रहती है। लड़की को माता के साथ काम करवाना है, घर में बर्तन धुलना है, भोजन बनाना है। क्या ये देखा गया कोई बच्चा, कोई लड़का खाना कभी बनाया? शायद ये नहीं देखने को मिलता होगा। अगर लड़की नहीं है तो वो एक अलग बात है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि ऐसा हमारे समाज में, ऐसा मतलब एक प्रकार से बांट दिया गया है काम को, कि ये काम अगर बाहर कोई सामान लाने जाना है तो लड़का चला जाता है, घर में अगर बर्तन धुलना है तो वो लड़की धुल देती है। तो ये बुरी तरह से डिवाइड किया गया, आपको दिखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिंग का प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं, बिल्कुल पड़ रहा है। घर के काम में अधिक लगाया जाता है,
किसको? लड़कियों को। आप जानते हैं बाहर जाने की स्वतंत्रता कम मिलती है, किसको? लड़कियों को। शिक्षा से वंचित किया सकता है, लड़कियों को। हम तो बहुत से ऐसे अभिभावकों को देखे हैं जो अपने बच्चों को, लड़के को सरकारी प्राइवेट विद्यालय में भेजते हैं और लड़की को कहते हैं जाओ प्राइवेट सरकारी में चले जाओ। यानी लड़का जा रहा है बस से प्राइवेट विद्यालय में, उनकी मानसिकता, हम ये नहीं कह रहे कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई कम है, लेकिन उनकी मानसिकता ये है, जो समाज में हमारी मानसिकता दिखाई देती है कि वो सोचते हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, तो लड़की को वहीं भेज देते हैं। और लड़का जिससे ज्यादा उम्मीदें रहती हैं उन लोगों को, लोग कहते हैं कि चलो प्राइवेट में भेजा रहा है तो प्राइवेट में भेजते हैं। ऐसा हमने बहुत बार देखा है। तो यह आपको साफ साफ दिखाई देता है। लड़कों पर क्या होता है? परिवार की जिम्मेदारी लेने का दबाव होता है, मजबूत दिखाई देने का दबाव। कहते हैं ना लड़के नहीं रोते, इस प्रकार से कहते हैं। आक्रामक होने की सामाजिक अपेक्षा होती है। ये चीजें लड़कों के ऊपर आती हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं लड़के और लड़की दोनों का बचपन बिल्कुल अलग अलग सामाजिक अनुभवों से प्रभावित होता है। बच्ची देख रही है, उसको बर्तन धुलने में उसका जीवन बीत रहा है, 3-5 साल 6-7 साल की है, उस बर्तन धुल रही है, आटा सान रही है और मम्मी का काम करा रही है, ठीक, और अलग अनुभव कर रही है। अब आगे देखें डिजिटल दुनिया और बचपन। आज के समय में बचपन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली चीजों में है एक डिजिटल दुनिया। डिजिटल मतलब ऑनलाइन। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, एक डिजिटल दुनिया है, तभी तो हम आप तो अपनी बातों को पहुंचा पा रहे हैं। और आप अपनी बात आप देख रहे हैं कि हमारे प्राथमिक विद्यालयों में भी बहुत चीजें डिजिटलाइज हो गई हैं, ठीक है। शिक्षकों की उपस्थिति भी डिजिटलाइज होने का प्रयास होता है कई बार, ठीक है। हमारे सारे कंटेंट डिजिटल हो गए हैं, ठीक है। NIOS ने डिजिटल दे दिया कंटेंट आपको पढ़ने के लिए, उन्होंने बुक दिया ही नहीं, हार्ड कॉपी दी ही नहीं कि आप ऑनलाइन पढ़ो, तब डिजिटल पढ़ो। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म एक प्रकार से चीजों को आसान बनाने के लिए किया गया है, ठीक है। लेकिन NIOS ने आपको कंटेंट नहीं दिया, बताइए सही किया गलत, आप खुद बताइएगा। आज के समय में बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, मोबाइल का उपयोग करते हैं, वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं तो ये डिजिटल युग से जुड़ी हुई चीजें हैं। इसके लाभ हैं लेकिन नुकसान भी तो हैं। बच्चे बहुत ज्यादा आजकल देख रहे हैं कि 5 साल 6 साल का बच्चा रहता है, चश्मा लग जाता है उसके आंख पर। नहीं देखा है आपने? देखा है। क्यों लग गया? क्योंकि वो हो सकता है कि बहुत ज्यादा मोबाइल देखता हो, एडिक्टिव हो। तो जब ज्यादा टाइम आप स्क्रीन टाइम ज्यादा आपको हो जाएगा, जो बच्चा पहले शारीरिक गतिविधियां करता था वो अब एक कमरे में बैठ जब दिन भर मोबाइल में गेमिंग कर रहा है, तो वो उसका दुष्प्रभाव हो गया ना। तो डिजिटलाइज तो हुआ लेकिन दुष्प्रभाव भी तो है। तो वही बात आगे कही गई है कि इसके लाभ हैं लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं। पढ़ना आसान है, मान लीजिए कि अगर बच्चा पढ़ना चाहेगा तो कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत ही नहीं है, कहीं कहीं अच्छे टीचर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो वो उसको बच्चे कंटेंट वगैरह सारी आसानी से मिल जाते हैं मोबाइल के माध्यम से। लेकिन बच्चा स्किन एडिक्टिव हो जाता है, साइबर बुलिंग का शिकार हो जाता है, सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव होता है। बहुत से बच्चे रील्स देखते हैं, हम दिख रहे हैं बहुत से बच्चियों को अभी कितने कम एज में रहते हैं, 12 साल 10 साल के रील बनाते हैं वायरल होने के लिए। उनके अंदर ये कि मैं वायरल हो जाऊं, पढ़ाई लिखाई साइड में करके बस वायरल होने का फिक्र रहता है। तो ये भी आप देखते हैं बच्चों के बीच डिजिटल सुविधाओं की असमानता होती है। अब डिजिटल सुविधाएं की असमानता यानी किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, ये डिजिटल सुविधाओं की असमानता, इसको डिजिटल डिवाइड कहते हैं। यानी एक ही प्रकार का बच्चा, एक ही उम्र का बच्चा कहीं मोबाइल से पढ़ रहा है, कहीं दूसरा बच्चा किताब से पढ़ रहा है, कहीं एक बच्चा प्रश्नों को हल करने में गूगल बाबा की यूज कर ले रहा है, AI से यूज कर ले रहा है, उत्तर को बहुत बेहतर तरीके से लिख ले रहा है। अध्यापक ने निबंध लिखने के लिए कहा, एक बच्चा किताब कोई खोज रहा है, कहीं माता पिता से बातचीत कर रहा है, या उसके पास डिजिटली उतना ज्यादा वो डेवलप्ड नहीं है, तो वो किताबों के सहारे पढ़ता है, खोजता है, उसका उत्तर जानने का प्रयास करता है। लेकिन एक बच्चे के पास व्यापक क्षेत्र है, वो AI का यूज करता है, गूगल में सर्च करता है, ठीक, और उसके बाद वो बहुत विस्तृत समझ अपनी विकसित कर लेता है किसी विषय पर, और उसके बाद उस पर आधारित लेख लिखता है। तो बताइए वो बच्चा कितना आगे हो गया, है ना। तो ये डिजिटल डिवाइड क्या है? वो वही जो विभाजन हो जाता है, यानी सभी बच्चों के पास इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, डिजिटल शिक्षा की समान सुविधा नहीं होती। एक बच्चा महंगे स्कूल में स्मार्ट बोर्ड, टैबलेट से पढ़ रहा है, वहीं दूसरा बच्चा ऑनलाइन कक्षा में शामिल होने के लिए मोबाइल की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहा है, ठीक। तो दोनों जगह डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया? एक बच्चा किताब के सारे किताब भी नहीं उपलब्ध हो पा रही है, और दूसरा बच्चा बाकायदे एंड्रॉइड फोन लिया है या टैबलेट लिया है, उसके सारे पढ़ रहा है। तो ये डिजिटल डिवाइड आप उसको कहेंगे, जहां पर बच्चे अलग प्रकार से बटे हुए हैं, ठीक है। तकनीक भी बच्चों के बीच पहले से मौजूद असमानता को बढ़ा सकती है। एक बच्चा अमीर था, वो भी किताब में पढ़ता था, लेकिन अब जब AI का यूज हो गया, डिजिटल जमाना हो गया, तो अब वो टैबलेट में पढ़ रहा है, ठीक। अब वो और आगे निकल गया। और एक बच्चा किताब लेकर व्यवस्था में नहीं हो पाई, वो किताब लेकर ही पढ़ रहा है, लेकिन वो बेचारा पिछड़ रहा है। इस प्रकार से आपने देखा। अब हम आगे करेंगे कि बचपन की अवधारणा का विकास किस प्रकार से हुआ। तो देखिए सर, बचपन की अवधारणा स्थिर या सार्वभौमिक नहीं है। स्थिर मतलब एकदम फिक्स नहीं है, ठीक है। समाज बदलता है, समय बदलता है,
लोग बदलते हैं, संस्कृति बदलती है, उसी के अनुसार बचपन को समझने का तरीका भी बदलता है। अब यहाँ से वन लाइनर प्रश्न पूछा सकता है, ठीक है, किसने क्या कहा। तो आइए इसको हम देख लें। फिलिप एराइस का विचार, इन्होंने कहा कि मध्यकालीन यूरोप में बच्चों को आज की तरह अलग विकासात्मक अवस्था के रूप में नहीं बल्कि उनको छोटे वयस्क की तरफ देखा जाता है, इनके विचार थे। तो फिलिप एराइस के विचार को आप जानिएगा, पूछा जा सकता है वन लाइनर में। उनके पहनावे, काम और जिम्मेदारियों में आज की तरह बड़ा अंतर नहीं था। 17वीं 18वीं शताब्दी में लोगों को सोच बदलने लगा और बचपन को एक जीवन का अलग स्टेज माना जाने लगा। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछा गया कि कहाँ पर किसने कहा था कि बच्चे को यूरोप में छोटे वयस्कों की तरह माना जाता था मध्यकालीन में, तो आप फिलिप एराइस के विचार को रखेंगे, ठीक है। जॉन लॉकी का विचार था टेबुला रासा, मतलब स्लेट है, कोरा स्लेट, मतलब एकदम सादा कागज जैसा है। तो इनका विचार था जॉन लॉकी का, ये टेबुला रासा होते हैं बच्चे, कोरा कागज, ठीक है, या ब्लैंक स्लेट कह सकते हैं, खाली स्लेट होता है, उस पर अध्यापक या उसके माता पिता या समाज में जो लिख जाता है वो हो जाता है। तो ये इनका विचार था। तो अलग अलग विचार को भी देखिएगा। जॉन लॉकी ने बच्चे को टेबुला रासा यानी ब्लैंक स्लेट कहा। इसका मतलब है कि बच्चा जन्म के समय कोरे कागज की तरह होता है और उसके अनुभव और शिक्षा उसके व्यक्तित्व को आकार देते हैं। सरल शब्दों में बच्चा जैसा वातावरण पाता है उसके विकास पर उसका प्रभाव पड़ता जाता है। बच्चा आता है तो खाली स्लेट के साथ आता है और जो जो चीजें उसके आसपास पड़ती हैं उसका प्रभाव है उस पर लेखन समझ लीजिए हो रहा है और वो समझ सीखता हुआ जा रहा है, उसके मन में वो बैठती जा रही चीजें, ठीक। इस प्रकार से यदि बच्चे को अच्छा वातावरण, प्रेम, शिक्षा और सकारात्मक अनुभव मिलता है तो उसका विकास भी सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। तो जिस निश्चित की बात है, जाहिर सी बात है, ठीक है। और आगे देखिए रोसो का विचार, इन्होंने कहा कि बच्चे का विकास उसकी प्राकृतिक अवस्था और जो प्राकृतिक अवस्था है और विकास की गति के अनुसार होनी चाहिए, ठीक। जो बच्चे की प्राकृतिक अवस्था है और उसके विकास की गति है, अर्थात बच्चे पर केवल वयस्कों की इच्छाएं नहीं थोपी जानी चाहिए। अब बच्चे अगर 8 साल के हैं, 7 साल के हैं, तो हम उनसे अगर कोई बहुत जटिल काम करवाएं तो ये तो उनके शरीर के साथ, यानी कि जो प्राकृतिक अवस्था बच्चे की उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ। प्राकृतिक अवस्था का मतलब उसकी उम्र के अनुसार ही उससे आप काम करवाइए। अब आप उससे सीमेंट का बोरा ढोलवा रहे हैं, ठीक है, अभी 10 साल का बच्चा है, तो क्या वो विकास कर पाएगा? नहीं। तो इन्होंने कहा कि उनको वयस्कों की इच्छाएं नहीं थोपनी है, बच्चे का विकास उसकी प्राकृतिक अवस्था, उसकी जो शारीरिक अवस्था है उसके अनुसार होनी चाहिए, विकास की गति के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। जो लगभग धीरे धीरे यहीं से आप आगे फिर इनका विचार आएगा, जो आप सेंसरी मोटर स्टिमुलेटर पढ़ते हैं पियाजे का। इनका मुख्य विचार था कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षा बच्चे की आयु के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार, उसकी रिक्वायरमेंट जैसे उसके अनुसार, क्षमता और विकासात्मक अवस्था के अनुसार, ठीक है। अब बच्चा अगर 3 साल का है, उसको आप कॉपी किताब लेकर बैठा दिए कि चलो पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि अभी उसकी वह डेवलप नहीं हुआ। वो 3 वर्ष के बच्चे के लिए आवश्यक है कि उसकी शारीरिक अवस्था खेलने की, ठीक है। अभी वो 3-4 साल में वो खेलना चाहता है, ठीक है। अभी 2 साल तक, 1 साल तक तो माता पिता के साथ ही जाता रहता था ना, 2 साल तक। अब वो धीरे धीरे निकल रहा है, दोस्त बना रहा है, तो उसका मन अगर उसमें कर रहा है, उसका इंटरेस्ट दोस्ती करने में है, खेलने कूदने में है, तो वही करने दो उसको। या नहीं कि कॉपी कलम पकड़ा के पढ़ाओ, वो तो 6 साल के बाद होता है, वो आप जानते हैं। जैसे जैसे अवस्था बदलता है, जैसे जैसे बच्चे की शरीर की रिक्वायरमेंट बदलती है, हमको उस हिसाब से ट्रीट करना होता है बच्चे को। उदाहरण के लिए छोटे बच्चे को लंबे समय तक केवल किताब पढ़ने के लिए हम ये ना कहें, बल्कि खेल कराएं, गतिविधि कराएं और अनुभव के माध्यम से हम बच्चे को सीखने का अवसर दें, ठीक है। इस प्रकार से आपने इसको देखा। अब पियाजे का दृष्टिकोण आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। जेन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि बच्चे की सोच उम्र और विकास के साथ साथ बदलती है। जैसे 0 से 2 वर्ष की अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज होता है, उसके बाद आप उसको प्री ऑपरेशनल स्टेज में बांटते हैं 2 से 7 वर्ष तक, फिर 7 से 11 वर्ष की अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, ठीक है। और उसके बाद 11 वर्ष के बाद जब बच्चा टीनेज को में आ जाता है और एडल्ट हो जाता है, तो उसको आपने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा होगा, ठीक है। तो हम आगे उसको पढ़ेंगे। तो इन्होंने मतलब बच्चे की शारीरिक अवस्था के आधार पर मानसिक जिस प्रकार से बच्चे वृद्धि हो रही है, सोच हो रही है, विकास हो रहा है उसका, उसी के हिसाब से उसको डिवाइड किया, ठीक है। बच्चे को हर आयु के बच्चे को उसकी विकासात्मक अवस्था के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। अब जो 0 से 2 वर्ष के बच्चे सेंसरी मोटर स्टेज में है, यानी कि वो सेंस के, यानी आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनके माध्यम से दुनिया को जानने का प्रयास करते हैं। तो आप बच्चे को गुब्बारा दे रहे हैं तो उसके माध्यम से आंख से देखकर, हाथ से पकड़कर उसको जानने का प्रयास करता है। अब उसको आप समझाएंगे कि देखो ये गुब्बारा है, रबड़ का है, इसमें हवा भरते हैं, फूलता है, तो इसमें इसी हवा मतलब हमारे मुंह के द्वारा फूकी जाती है, उसको नहीं समझ में आएगा ये सब। क्यों? क्योंकि उसके लिए अभी ये सब चीजें उसके लिए आवश्यक नहीं है। वही चीज है, उसको इंटरेस्ट लेना है 2 वर्ष के बच्चे को। अब एरिक एरिक्सन का विचार देखिएगा, मनोसामाजिक विकास पर इन्होंने जोर दिया। उन्होंने बताया कि बच्चे के विकास में केवल उसका शरीर और बुद्धि ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि परिवार, समाज, मित्र, शिक्षक और सामाजिक जो संबंध है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अर्थात बच्चे का व्यक्तित्व उसके सामाजिक अनुभवों से विकसित होता है, ठीक है सर। अब पारंपरिक दृष्टिकोण की आलोचना हम करते हैं। बचपन बाद में समाजशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों ने यह प्रश्न उठाया कि क्या दुनिया के सभी बच्चों का विकास बिल्कुल एक जैसा होता है? आप स्वयं बताएं।
कि क्या, इस पर विचार करिए कि क्या दुनिया के सभी बच्चों का विकास एक जैसा होता है? तो केवल उम्र या जैविक विकास के आधार पर हम बचपन को नहीं समझ सकते। जैसा कि हमने पहले भी कहा, हमने ये कहा कि प्रत्येक बच्चे की सामाजिक स्थिति कैसी है, उसका परिवार कैसा है, उसका समाज कैसा है, ठीक है, उसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, ये सब कुछ प्रभावित करता है उसके बचपन को, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चे की जो सामाजिक स्थिति है, समाज में क्या स्थिति है, अब एक नेता का बच्चा है तो वो तो आप देख लीजिए, भारत में देख लीजिए, जो बड़े बड़े नेता हैं उनके बच्चों को देख लीजिए, और एक गरीब का बच्चा उनको देख लीजिए, कितना अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। संस्कृति है, आर्थिक परिस्थिति है, पारिवारिक वातावरण है, जिम्मेदारियां हैं, इन सब की हिसाब से आप देखें तो प्रत्येक बच्चे का अलग अलग होता है। उसकी आर्थिक परिस्थिति अलग है, उसका वातावरण अलग है, जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं, ठीक। न्यू सोशियोलॉजी ऑफ चाइल्डहुड में जेम्स और प्राउट ने बचपन को समझने का एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे केवल निष्क्रिय व्यक्ति नहीं है, जैसे हम अगर बच्चों को देख रहे हैं एक शिक्षक के रूप में, और हमने ये सोचा कि हम जैसा कहें वैसे ही बच्चे कहें। पैसिव वॉइस आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा ना, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एकदम अंडरस्टूड होता है, मतलब उसको कुछ उस पर काम किया जाता है, वो कार्य नहीं करता है, ठीक है। जैसे चाय को पिया गया तो ये पैसिव वॉइस हो गया। तो बच्चे को हमें पैसिव फॉर्म में नहीं रखना है कि हम आप बच्चा चलो 8 बज गया, यहाँ चलो स्कूल आओ, कापी निकालो, किताब निकालो, ठीक है, अब लाओ हम काम दे रहे हैं इसको करो। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा बस बैठा रहे और हम उसको अपने ऑर्डर के थ्रू बच्चे से काम करवाते रहे, नहीं, बल्कि बच्चे को हम एक्टिव रखें। एक्टिव वॉइस समझते हैं, एक्टिव रखें। बच्चे का क्या भूमिका है, बच्चे खेलना चाहते हैं तो खेलने दो, बच्चे किसी चीज का अनुभव प्राप्त कर लिए, उस पर आधारित संवाद कर रहे हैं, उस पर आधारित शिक्षा उनको अच्छा लगता है, हम वैसा काम करें। तो हमें बच्चे को निष्क्रिय नहीं बनने देना है, वो यही कहना चाहते हैं, ठीक है। तो केवल निष्क्रिय बच्चा व्यक्ति नहीं है, बच्चा केवल वह नहीं करता जो बड़े लोग उसे कहते हैं, सीधी सी बात। बच्चे का अपना विचार होता है, बच्चा भी किसी निर्णय को प्रभावित करता है। आप अगर कोई निर्णय ले तो उसमें बच्चे का भी प्रभाव होना चाहिए, बच्चा भी उसको प्रभावित कर सकता है। यह नहीं कि नहीं मैं सर जी हूँ, मैंने जो कह दिया वही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। या अभिभावक हैं तो हम जैसा कहें वैसा ही बच्चा करे, ऐसा नहीं है। हमारे जो भी निर्णय है उसको बच्चा भी प्रभावित कर सकता है, ठीक। अपने अनुभव का अर्थ बच्चा बनाता है, बच्चे ने जो भी कुछ अनुभव किया उसका भी कुछ अर्थ समझता है बच्चा। सामाजिक संबंधों में बच्चा सक्रिय होता है। इसलिए बच्चे को केवल ये नहीं कहना चाहिए कि बड़े जैसे कहते हैं वैसे करो, ऐसा हमें बच्चे को नहीं बनाना है, बल्कि बच्चे को एक सामाजिक एजेंट के रूप में हमें यूज करना है, मतलब सामाजिक एजेंट मानना है। ऐसा व्यक्ति जो अपने सामाजिक जीवन और अनुभव में सामाजिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी बच्चा जो चाहता है, जो करना चाहता है, हम उसे करने की आजादी दें, ठीक है। अब अभी हमने देखा आगे शब्द है मल्टीपल चाइल्डहुड, हमने इस पर कई बार चर्चा की। यहाँ पर एक ही प्रकार का बच्चों का बचपन नहीं होता, अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे हमने देखा है, एक अमीर शहर के बच्चे को देखें आप, ग्रामीण गरीब बच्चे को देखें, काम करने वाले बच्चे को देखें, दिव्यांग बच्चे को देखें, लड़की और लड़के, सभी के बचपन का अनुभव अलग अलग हो सकता है। इसलिए एक शिक्षक के रूप में हमें हर बच्चे को ये सम्मान कर शिक्षा नहीं देना है। यानी कि अगर कोई शारीरिक रूप से विकलांग बच्चा है, कोई सुनने में किसी को समस्या है, हम उसको सभी बच्चों के साथ पढ़ा तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम ये ना समझे कि उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम है। कि अगर वो विशेष आवश्यकता वाला बालक है तो उसको थोड़ा सा एडिशनल सपोर्ट की जरूरत है, जो हमें देना होगा, ठीक है, क्योंकि हम समावेशी कक्षा में पढ़ाएंगे तो हमें उस बच्चे को एक उस प्रकार से एडिशनल सपोर्ट देना होगा। इसलिए एक शिक्षक के रूप में हमें हर बच्चे को ये सम्मान कर शिक्षा नहीं देनी है, बल्कि हमें यह समझना है कि हर बच्चे की पृष्ठभूमि अलग है। अगर हम बच्चे से चर्चा कर रहे हैं ग्रामीण जीवन पर, या हमने ये कह दिया कि जुलाई का महीना था और जुलाई के महीने में फिर हमने कह दिया कि धान की रुपाई हो रही थी, तो हो सकता है कि किसी गांव का रहने वाला बच्चा समझ जाए, लेकिन शहर का बच्चा चूंकि शहरी क्षेत्र में रहता है, उसे नहीं पता जुलाई में धान कैसे रोपा जाता है, उसने धान का नाम ही नहीं सुना था, उसे नहीं पता कि धान से ही चावल पैदा होता है। तो उसको आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, उस बच्चे को भी ध्यान में रखे जो शहरी क्षेत्र में रहता है, ठीक। तो इस प्रकार से आप जो है कहीं ना कहीं बच्चे की जो आवश्यकता है उसके हिसाब से चीज़ों को लेकर चलेंगे। हर बच्चे की पृष्ठभूमि अलग है, हर बच्चे का अनुभव अलग है, किसी बच्चे ने नहीं देखा होगा धान, ठीक। हर बच्चे की आवश्यकता अलग अलग है और हर बच्चे की सीखने की गति अलग अलग है। इसको ध्यान में रखे हमें जो है शिक्षण कार्य करना होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है कि आपका पहला पार्ट अध्याय बाल विकास की पहली वीडियो वो संपन्न हुई, और यहाँ पर हमने पहले अध्याय के कुछ पार्ट को कवर कर लिया है। इसके बाद अगले वीडियो में हम आएंगे सेकंड पार्ट के साथ इसी अध्याय की। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन करें, टीचर्स को थोड़ा शेयर कर दिया करिए ताकि लोग जुड़ें। हम बहुत मेहनत से वीडियोज बनाते हैं लेकिन आपके व्यूज़ नहीं आते हैं, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करें। हम बार बार ये कहते हैं, हम पूरा कंटेंट आपको अवेलेबल कराएंगे यूट्यूब पर, और बेहतरीन, कुछ भी उसमें शिकायत नहीं रहेगी। अगर आप उसमें आज जो चर्चा हुई है इसमें अगर आपको कोई डाउट है कहीं तो आप पूछे, कमेंट करें, आप अपनी प्रतिक्रियाएं दिया करिए सर, ठीक है। उससे अपना जो है मनोबल बढ़ता है कि हमारी बातें आपको समझ में आई कि नहीं, ठीक है। धन्यवाद।